नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग अनलॉक 6 के दौर से गुजर रहे हैं, जहां बाजार खुले हैं, एहतियात के साथ कई और चीजें भी पटरी पर लौटी हैं, सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं। कोविड फैलने की दर शुक्र है कि कम है और लोगों के ठीक होने की दर ज्यादा है, लेकिन साथ साथ एक खतरा बना हुआ है एक और नई लहर का, एक नए वेरिएंट के साथ। डेल्टा वेरिएंट का नया जो म्यूटेटेड वायरस है और तीसरी लहर बीते महीनों की ये सीख रही है कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था इस दौरान लाचार दिखाई दी थी। इस बीमारी के आगे ना अस्पताल काफी पड़ रहे थे और अस्पताल मिल भी रहे थे तो बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन के लिए ऐसी त्राही त्राही, दवाओं के लिए ऐसी बेबसी हमने इन महानगरों में पहले कभी नहीं देखी। क्या हम इससे सीख लेकर नए कोई भी जो नया खतरा अगर आ सकता है तो उसके लिए हम बेहतर तैयार हैं? टीकाकरण अभियान चल रहा है, कभी रिकॉर्ड बनते हैं लेकिन कभी रफ्तार धीमी रहती है। कई जगह टीकाकरण केंद्र जो हैं वो बंद पड़े नजर आए हैं क्योंकि वैक्सीन के अभाव है। लेकिन सरकारी तैयारी के अलावा ऐसे लोग जो अपनी तरफ से लोगों के लिए इस दौरान मसीहा बनकर खड़े रहे, बात दवाओं की हो, अस्पताल पहुंचाने की हो, ऑक्सीजन की हो या फिर नौकरी की या किसी भी तरह की जरूरत हो, एक नाम जिससे शायद सबसे ज्यादा मदद की अपील की गई इस दौरान, वो हैं अभिनेता सोनू सूद, जो बीते 1.5 साल से लाइट कैमरे से ज्यादातर दूर ही रहकर एक्शन में ही नजर आए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनू सूद। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त थे शूटिंग में और उसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ आपसे, आपने जो ऑक्सीजन प्लांट अपनी इनिशिएटिव शुरू की है, क्योंकि जो पिछला वक्त गुजरा है उसमें ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते नजर आए और ऑक्सीजन की भयानक कमी, जिसके बाद राज्य अलग अलग अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, पर आप जैसे लोगों ने जो इनिशिएटिव ली है उसके बारे में हमें थोड़े बताएं। पहले तो बहुत शुक्रिया नगमा, हमेशा अच्छा लगता है आप से जुड़कर, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बट जैसा आपने बताया कि लहर के नाम बदलते रहते हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, लेकिन तैयारियां कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पूरी नहीं हुई। लेकिन हम पहली वेव से दूसरी की तैयारी करते हैं, दूसरी से लेकर सीख तीसरी की होती है। जैसे आपने बोला कि ऑक्सीजन प्लांट, आज ही जो पहला ऑक्सीजन प्लांट है वो इंस्टॉल होने के लिए पहुंच चुका है नेल्लोर आंध्रा के अंदर। एक बड़ा ही हॉस्पिटल है जहां पर करीबन 250 बेड्स हैं और लास्ट वेव के अंदर बहुत मुश्किल हुई थी उस अस्पताल में लोगों को। तो आज पहला प्लांट वहां पर पहुंचा है जो अगले हफ्ते तक लग जाएगा। दूसरा प्लांट कर्नाटका के लिए मैंगलोर के अंदर लग रहा है, वो निकल चुका है। फिर तेलंगाना के लिए अगला प्लांट निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि हम लोग सीख रहे हैं हर रोज, मैं भी सीख ही रहा हूँ। पर जो जो कमियां हुई हैं पूरी, मुझे लगता है कि वो हमेशा के लिए हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। जब मैं पूरे देश भर में कई सरकारी अस्पतालों से बात कर रहा था इन ऑक्सीजन प्लांट्स की, तो मैंने देखा कि सरकार की तरफ से भी बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स भेजे जा रहे हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, और मैंडेटरी कर दिया गया कि जो नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं उनमें प्लांट्स ऑक्सीजन के होने जरूरी हैं, जो एक बड़ी मैं कहता हूँ मुहिम रहेगी, स्टेप रहेगा। बट तैयारियां हर एक इंसान को करनी है, ना सिर्फ सरकार के ऊपर हम अगर इंतजार करेंगे तो मुझे लगता है वो ऐसे इंडिविजुअल भी गलत है। जी, इसके अलावा बाकी राज्यों में भी आप इसकी शुरुआत करने वाले हैं, और इसके अलावा भी ये आपके ट्वीट भी मैंने देखा कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले आपने एक ट्वीट किया था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत जो लोगों के सर पर आई है इस बीमारी को झेलने के साथ साथ वो रोजगार की है। और माइग्रेंट क्राइसिस पिछले साल तो हम सब ने देखा और आपने लोगों की इतनी मदद की, लेकिन अभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों के लिए रोजगार खड़े करना, रोजगार के अवसर खड़े करना, आपके पास ऐसे हजारों अपील आती है, बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है, इसके लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स, किस तरह की पहल की गई है? सबने पहले तो जो मैंने प्रवासी रोजगार शुरू किया था जो अभी गुड वर्क के नाम पर है, उसमें करीबन हम लोग मैं कल ही बात कर रहा था 2,39,000 जो जॉब्स हैं ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं और हजारों की गिनती में इंटरव्यूज चल रही हैं, एप्लीकेशंस हो रही हैं। बट जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग हम लोग फेस कर रहे हैं वो है जो जॉब्स देते हैं उन्हें पता नहीं कि उनके कारोबार कितने समय तक चलेंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट्स के बिजनेस हो, कंपनीज हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो।
तो उनको एक बड़ा चैलेंज लगता है इन लोगों को रोजगार देने का, लेकिन फिर भी काफी लोगों को मिले हैं रोजगार। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मैंने आज सुबह भी बोला था, कि आज की तारीख में सबसे बड़ा जो दान हम आप कर सकते हैं वो रोजगार का है। अगर आपके पास 2 लोगों की या 3 लोगों की जरूरत है और आपको लगता है कि आप एक एक्स्ट्रा इंसान रख सकते हैं, तो अगर आप उसे रोजगार देते हैं तो आप एक परिवार को जिंदगी देते हैं। तो मुझे लगता है कि हर वो इंसान इस देश भर में जो भी स्थिति पर है, मुझे पता है कि मुश्किलों का सामना सबको करना पड़ रहा है, लेकिन एक रोजगार एक्स्ट्रा वो दे जितने की उसको जरूरत है, और मुझे लगता है उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैं हर रोज नीचे करीबन 4:30-5 बजे जाता हूँ अपनी बिल्डिंग में। तो अगर मेरे पास नीचे 400 से 500 लोग हर रोज आते हैं, उन 400-500 में से 60% लोग, अगर बोले 200-250 लोग जो है, वो रोजगार के लिए आते हैं। और अच्छी बात यह है नगमा उसके अंदर कि बहुत सारे, मैं कुछ लोगों को देख रहा था, वो भी खड़े थे। मैं उनसे पूछा, बताइए आपका क्या काम है सर? कहते हम कुछ मांगने नहीं आए सर, हमारी खुद की कंपनीज है, पर हम आपको देखते हैं कि आप रोजगार देते हैं लोगों को, तो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट सी की फर्म है, अगर आप हमें कुछ बताएंगे तो हम लोग उनको भी रोजगार दे पाएंगे। और वहीं पे 5-6 लोग खड़े थे, मैंने बोला कि प्लीज इनको दीजिए, उनकी बात हुई, आज वो जॉब कर रहे हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस ये है कि हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे किसी को रोजगार दें। मुझे लगता है एक फोन उठाना पड़ेगा, एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइल हमें कवर करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि बॉस मेरे लिए इसको रोजगार दो, और हम उस परिवार को बचा सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी कुछ नई नीतियां, नए स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। यकीनन। और जैसा इतना ज़्यादा जो आप लोगों ने देखा है, आपको कि लोगों को आपने मदद पहुंचाई है, कुछ भी हो, चाहे दवा हो, एम्बुलेंस हो, राइफल तक भिजवाना हो, कि साइकिल, तमाम तरह की चीज़। एक जो हैशटैग, एक कैंपेन, अब इंडिया बनेगा कामयाब अभियान जो है, उसके तहत बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है, और जो सोनू सूद फाउंडेशन है वो लगातार इसमें लगा हुआ है। तो उसमें कुछ आपके पास ऐसी कहानियाँ होंगी जब आपने किसी को रोजगार दिलवाया और बड़ी खुशी मिली होगी आपको कि ये हो गया काम। ऐसी कुछ बातें आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? बहुत सारी है। मैं पिछले 10-12 दिन पहले की बात है, तो एक कोई लड़का दिल्ली से आया था, बहुत ही रोने लगा। जैसे ही वो मेरे गेट पर आया, एकदम अचानक पैरों में पड़ गया। मैंने उसे उठाया, तो उसका यही कहना था कि अगर आज मुझे रोजगार नहीं मिला तो मेरा परिवार बच नहीं पाएगा। तो मेरे एक दोस्त हैं विकास, उनका ई रिक्शा की फैक्ट्री है गाजियाबाद में। मैंने बोला कि मैं कुछ यहाँ से 5-10 लोग भेज रहा हूँ आपको रोजगार के लिए, आपको देना है। और मैं उनसे स्पीकर पे ही बात कर रहा था, और जैसे ही उसने बोला कि सर भेज दीजिए, इसका रोजगार लग गया, तो वो जो लड़का दिल्ली से आया था वो मुझे बोल रहा था कि मैं कूलर बेच कर आया हूँ, मेरे घर में एक कूलर होता था, उसको बेचकर मैं किराया लेकर यहाँ पर आपके पास पहुंचा हूँ। और जब उसे रोजगार मिल गया, और आज वो, मैं उसकी फोटोग्राफ्स देखता रहता हूँ, वो ये उसी रिक्शा कंपनी में बड़ा अच्छे जॉब पर है और काम करता है। उसका चेहरा ही बदल गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। तो इतनी खुशी होती है आपको देखकर कि मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उस समय वहां पर था, या मैं इस लायक बना कि मैं उसे रोजगार दे पाया। तो हर रोज की कहानी है, और जो बेबसी उनकी आंखों में होती है, क्योंकि इतने लोग होते हैं, आप ज्यादा समय नहीं दे पाते उनको, 2-2 मिनट, 4-4, 5-5 मिनट देने पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम उन 2 से 4 मिनट में अपनी मुश्किलें नहीं बता पाए तो फिर शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो वो जो बेबसी है, वो मुझे भी तकलीफ, उनसे ज्यादा तकलीफ मुझे देती है कि कहीं ऐसा ना हो कोई बहुत जरूरतमंद इंसान निकल जाए और मैं उसकी मदद ना कर पाऊं। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है। आई फील कि जल्द से जल्द ये समय गुजरे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करके उनके परिवारों को बचा पाए। इतने ज्यादा लोगों की मदद करना, इतने लोगों से मिलना, उनकी मुसीबतों को सुनना, इस दौरान आप खुद कोविड से भी जूझते रहे, और अब आप शूटिंग में भी मसरूफ हैं, ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि एक बहुत ही मानसिक तौर पर थकाने वाली बीमारी के अलावा बहुत ज़्यादा एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर घबराहट, तरह तरह की चीज़ें, और उस दौरान भी आप लोगों की मदद करते रहे। ये सब आप कैसे कर पाए? आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें लोगों से कि कैसे पॉजिटिव बने रहना चाहिए इस दौरान। नहीं, मैंने कहीं एक्सपीरियंस किया है पिछले 15 से 16 महीने में। हम लोग बोलते हैं कि यार हमने दूसरों के लिए बहुत किया, हमने उसकी बहुत मदद की, मैंने उसका बहुत भला किया। ऐसा नहीं है। हम अपना खुद का भला करते हैं। हमें खुद की खुशी मिलती है वो करने में। जब मैं किसी को जॉब दिला पाता हूँ, या किसी को काम दिला पाते हैं, या किसी की एजुकेशन या मेडिकल का उसका ऑपरेशंस करवा पाते हैं, तो हमें जो खुशी मिलती है, हम उसके लिए और ज्यादा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं बड़े अपने को स्टार्स को, अपने डायरेक्टर्स, अपने जो भी लोग मुझे मिलते हैं, मैं उनसे भी बोलता हूँ कि आप भी एक केस को लीजिए, आप एक बच्चे को अडॉप्ट कीजिए, आप उसकी एजुकेशन संभालिए, कुछ भी कीजिए।
तो मेरा ये मानना है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हर किसी को हर किसी की जरूरत है। मुझे याद है कि जब मैं इस पूरे दौर से गुजर रहा था तो मैं देख रहा था कि बहुत ही ये जितने आम इंसान हैं वो खास बनने की कोशिश करते हैं। और मैंने एक बात कही थी कि जब तक एक खास आम आदमी को खास बनाने की कोशिश नहीं करेगा ये देश नहीं बदल सकता। हम हमेशा अपने बड़े ही प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, मेरी एजुकेशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम दूसरों के लिए कई बार नहीं सोच पाते। मुझे लगता है कि ये समय वो है जब अपने कंफर्ट जोन से निकल कर बाहर निकलना है, हाथ थामना है और बताना है लोगों को कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे वी कैन सर्वाइव नाउ। अब वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, सोनू, के लोगों को का बचाव हो सके, और महाअभियान चल रहा है टीकाकरण को लेकर। पंजाब राज्य के लिए आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। किस तरह से आप, अभी भी लोगों को बहुत तरह का एक डर भी है, फिर ये भी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को बीमारी हो रही है, तो इन तमाम चीज़ों को, इस भ्रम को या डर को आप कैसे दूर कर पाए हैं वहां पर? क्या अब लोगों का नजरिया है इसे लेकर? देखिए, वैक्सीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला कि बहुत लोगों के मन में डर रहता है कि वैक्सीनेशन करें या ना करें, तो मैंने एक चीज शुरू की थी। अब उसका बहुत कमाल का रिस्पॉन्स है और मुझे लगता है सरकार तो इसको अलग लेवल पर कर सकती है। ये सिर्फ बड़े फॉरेन कंट्रीज में हमने देखा है कि अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, अगर आप ऐसा वैक्सीन लगाएंगे पूरा परिवार लगाएगा तो उस परिवार को ये मिलेगा। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ ना कुछ स्कीम्स शुरू करने बड़े जरूरी हैं, खासकर जो हमारे ग्रामीण एरिया है, इलाके हैं, उनको लगता है कि यार वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है अगर आप बोलें कि आप एक परिवार अगर वैक्सीन लगाएगा तो उसे 1 महीने का राशन फ्री में दिया जाएगा, तो आप देखेंगे कि कितनी तेजी से वो खुद ब खुद वैक्सीन लगाने आएंगे। अगर आप कुछ एजुकेशन के बारे में बात कर दिए कि भैया उनकी हम इतनी फीस 1 महीने की नहीं उठाएंगे तो आप वैक्सीन लगाएंगे, खुद ब खुद लाइनों में लगकर वैक्सीन लगाएंगे। वो एक बहुत बड़ा नंबर है जो अभी भी कन्विंस्ड नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। हम सब आप सरकार वो एक अवेयरनेस तो दे ही रही है लोगों को, लेकिन मुझे लगता है ऐसी स्कीम्स भी करनी चाहिए कि आप वैक्सीन लगाइए, 1 महीने का राशन पाइए। सो आई थिंक अगर ऐसा कुछ करेंगे तो शायद हम जल्द से जल्द वैक्सीन उन लोगों तक पहुंचा पाए जो कभी लगाने को रेडी नहीं होंगे। बस एक आखिरी छोटा सा सवाल, पंजाब राज्य के लिए आप ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही, पर पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल है और जल्दी चुनाव होने वाला है। आप तो किसी भी नेता से ज्यादा काम करते हुए नजर आए हैं इस दौरान। कोई इंटरेस्ट इलेक्शंस में आपका खड़े होने का? नहीं, मुझे बड़े लोग बोलते हैं नगमा कि आप आइए और आपको आना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मेंटली अभी तैयार हूँ। मैं वैसे भी काम कर ही रहा हूँ जो मे बी पॉलिटिक्स में आने के बाद करना पड़े। बट हाँ, सियासत में जो हलचल है वहां पर पंजाब में, वो मुझे कई बार देख के दुख होता है कि जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो सब एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाना शुरू करते हैं। ये समय उंगली उठाने का नहीं, काम करने का है। मेरा ये मानना है और हमेशा मानना रहेगा कि आप राजनीति में किसी भी स्तर पर हो, अगर आप काम करते रहें तो ना तो आपको रैलीज की जरूरत है, ना ही आपको उंगली उठाने की जरूरत है। काम करना शुरू कीजिए, देखिए सब शांत हो जाएगा और जीत भी जाएंगे। सो आई फील कि अच्छे से चुनाव हो, अच्छे लीडर्स, कोई भी पार्टी आए, बट देश के लिए, स्टेट के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आए, वही मेरी गुजारिश रहेगी और प्रेयर्स रहेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू सूद, वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं जल्दी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे दो डॉक्टर जलील पारकर और डॉक्टर अरुण गुप्ता, और तीसरी वेव, जो तीसरा वेरिएंट है, उसका क्या खतरा है और किस तरह की तैयारी है, उनसे इस पर बात करेंगे। कोविड-19 की तीसरी लहर या उसके नए वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे, वो किस तरह से पहले के वेरिएंट से अलग है, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो खास मेहमान, डॉक्टर जलील पारकर, श्वास रोग विशेषज्ञ, लीलावती अस्पताल मुंबई, और डॉक्टर अरुण गुप्ता, अध्यक्ष हैं मेडिकल काउंसिल।
दिल्ली के डॉक्टर अरुण गुप्ता, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो पिछले बार के हमारे तजुर्बे रहे हैं, जब हमने देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल एक तरह से बेबस हो गई थी, अस्पतालों की कमी, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, इससे हमने सीख ली है और ये खतरा लगातार बना हुआ है कि एक और लहर आ सकती है। तो उसके लिए इस समय अस्पतालों की, ऑक्सीजन प्लांट्स की, इन तमाम चीज़ों के लिए क्या हम बेहतर तैयार हैं? अभी तैयारियां चल रही हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, जो पहली और दूसरी वेव के बीच का जो गैप था, आपको याद होगा जनवरी फरवरी के आसपास कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने इस बात को बोला था बार बार कि एक अगली वेव आ सकती है, क्योंकि उस समय यूरोप और अमेरिका में केस बढ़ रहे थे। पर समहाउ हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गए थे। पब्लिक के लेवल पे भी पब्लिक ने डिक्लेयर कर दिया कि कोरोना खत्म हो गया, हम कोरोना का फटीक भी था, सरकारों ने भी शायद मान लिया कि अब नहीं आएगी। तो उसकी वजह से हमने तैयारियों के जो अपना तैयारियां थे पहले से और मुकाबले कम कर दी। और अनफॉर्चुनेटली जो सेकेंड वेव आई थी बहुत स्पीड से आई थी और बहुत तेजी से बढ़ी, इतना आइडिया किसी को भी नहीं था। तो वो हमारी व्यवस्था सारी चरमरा गई। आपको पता है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहे थे, बेड्स भी नहीं मिल रहे थे। मुझे लगता है इस बार लेसन मिला है उससे। इस बार कम से कम मैं दिल्ली में देख रहा हूँ जो तैयारियां जो हमने शुरू करी थी, जब मे भी थोड़ा लेट शुरू करी होंगी सेकंड वेव के टाइम में, पर वो तैयारियों को अभी भी मेंटेन किया जा रहा है और बनाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। और कोशिश की जाएगी कम से कम यहाँ से साल डेढ़ साल तक उन तैयारियों को बढ़ा के रखा जाए। अगर वेव है या नहीं है वेव, आपको बिल्कुल तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी, मान के चलना पड़ेगा कि अगली वेव आ सकती है। और जहां तक वेव आने की बात है, अभी देखो साइंटिफिकली 100% प्रेडिक्ट करना हमारे लिए संभव नहीं है कि वेव आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, और आएगी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और कौन लोग अफेक्टेड होंगे, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, किसी को नहीं पता। पर 2 या 3 बातें इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत हम कह सकते हैं कि लोगों में भ्रम भी फैलता है, क्योंकि डॉक्टर्स और कई प्लेटफॉर्म की तरफ से भी अलग अलग बातें आती हैं कि कभी खबर आती है कि बच्चों पे ज़्यादा असर होगा, कभी कहीं और से खबर आती है कि नहीं बच्चों को ज़्यादा असर नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि मोटे तौर पे अभी साफ कोई ये बता नहीं सकता। डॉक्टर जलील पारकर, लेकिन अगर हम ये समझना चाहें कि जो वेरिएंट अभी देखा है भारत ने, डेल्टा वेरिएंट, अब ये डेल्टा प्लस, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया। फिर WHO की डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने NDTV से ही बातचीत में कहा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। क्या इसके बारे में कोई पक्की जानकारी है कि क्या ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा तेजी से फैलता है, ज्यादा खतरनाक है इस पहले वाले वेरिएंट से? ये कैसे अलग है? देखिए, ये जो हम कहते हैं कि वेरिएंट जो है, चाहे वो डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो वगैरह, इसके बारे में जो हम बातें करते हैं वो कुछ लोगों के रिसर्च पर बनिस्बत होती है। ग्राउंड रियलिटीज कुछ अलग हैं, इलाज जो हम देते हैं वो कुछ अलग है। और हम सब लोगों ने, मुझे लगता है, और शायद मैं गलत ही हूं, क्योंकि आप रोज देखेंगे पेपर में नई 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 बातें आती है, न्यूज में नई नई बातें आती हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि हमने कहा था रेमडेसिविर कोई काम नहीं करता, टोसिलिजुमैब काम नहीं करता है, प्लाज्मा काम नहीं करता है। पहले ये बहुत काम करते थे, फिर स्टीरॉइड्स बहुत दे दिए हमने, जिसका हमने असर देख लिया माइटोसिस वगैरह के लिए। आज का आप आर्टिकल पढ़े, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पढ़े, तो उसमें लिखा गया है कि सब में बेहतर जो था वो रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब कॉम्बिनेशन था। उसको तो हमने बंद कर दिया, उसको रेकमेंड नहीं किया है। तो ये सारी चीजों से सबको गलत फहमी हो जाती है। मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होने लगते हैं। जो गवर्नमेंट के जो कायदे हैं या WHO के जो रिकमेंडेशन है अमेरिका के हों, तो इससे कंफ्यूजन पेशेंट में बहुत ज्यादा होता है। मेरा तो ये कहना है कि आप ये सब छोड़िए, जो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं उनको डिसाइड करने दीजिए कि कौन सी दवाई अच्छी है या कौन सी नहीं है। अभी जैसे जो कॉकटेल आया है उसका काफी फायदा है। कहने के लिए तो सब लोग ने कहा था कि 1 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में उसको देना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि हमने उसको काफी दिनों बाद, 15 दिन बाद भी अगर इस्तेमाल किया है तो उसका बहुत फायदा होता है। तो ये चीजें जो है ये आप एक इंडिविजुअल फिजिशियन के ऊपर छोड़िए, न कि आप इसके बारे में इतनी बातें करें कि जिससे हर कोई बौखला जाए। डॉक्टर्स बौखला जाते हैं, नर्सेज बौखला जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं
जो डिसीजन बनाते हैं वो लोग भी बौखला जाते हैं। जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे विचार है। जी डॉक्टर पारकर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उन पर छोड़िए, उनको डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा, बहुत बातें करने से कुछ हासिल नहीं है, बल्कि और ज्यादा लोगों में एक तरह से भ्रम फैलता है। हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस कॉकटेल की आप बात कर रहे थे, दूसरे ये कि वैक्सीन, टीकाकरण जो अब चल रहा है उसका कितना फर्क पड़ा है, और उसमें उसके बावजूद भी अगर लोगों को कोविड होता है तो उसके बारे में अब तक क्या जानकारी है। इन चीजों पर भी हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ डॉक्टर जलील पारकर जुड़े हुए हैं मुंबई के लीलावती अस्पताल से, और डॉक्टर अरुण गुप्ता, अध्यक्ष हैं मेडिकल काउंसिल दिल्ली के। डॉक्टर अरुण गुप्ता, वैक्सीनेशन जोर शोर से चल रहा है एक महाअभियान के तौर पे, फिर भी कई जगहों पर सुस्ती नजर आती है क्योंकि अभी भी वैक्सीन का अभाव है। तो ये जो दिल्ली की खासकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति अभी कैसी है? और बहुत सारे लोग हैं जिनमें ये भ्रम भी है कि अगर आपने वैक्सीन के 1 डोज ले ली, बल्कि 2 डोज भी, तो क्या उससे पूरी तरह से ये बीमारी रुक रही है, या अगर एक बार आपको कोरोना हो गया तो फिर 1 डोज लेने के बाद भी तो आप दूसरी डोज का क्या करें? देखिए, इसमें 2 या 3 बातें। अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें, हम लोग बातें कर रहे हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा वैक्सीन लग रहे हैं, पर जो हमारा गोल था, जो हमें दिसंबर तक यूनिवर्सल वैक्सीन सबको लगाने हैं थर्ड वेव को रोकने के लिए, उसके लिए हमें कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ वैक्सीन पर डे लगाने हैं। ये फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। पर ऑन द अदर हैंड, अगर हम पूरा जोर में लगाएं तो भारतवर्ष में 11 से 12 करोड़ वैक्सीन पर मंथ लगा रहे हैं, जो कि रफली 30 से 40 लाख वैक्सीन पर डे हो रहे हैं। तो जो हमारे टारगेट से बहुत कम है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि थर्ड वेव को वैक्सीन ही रोक सकता है। बाकी जहां तक ये बात जो लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन होने के बाद भी बीमारी हो सकती है, तो इसको हम लोग डिनाई नहीं करते, पर संभावनाएं बहुत कम होती है। इसको आप ऐसे मान के चलिए कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो घर में ताला लगा के निकलते हैं, पर ताला लगाने के बाद भी संभावनाएं होती हैं चोरी होने की, पर काफी कम हो जाती हैं। तो अगर वैक्सीन लगवा रखे हैं तो बीमारी होने की संभावनाएं बहुत कम है। वैक्सीन 70, 80, 90% इफेक्टिव होते हैं। 10, 15, 20% लोगों को बीमारी हो सकती है, पर ज्यादातर लोगों को अगर वैक्सीन के बाद बीमारी होती है तो बीमारी की सीवियरिटी काफी कम होती है, संभावनाएं सीवियर बीमारी की या डेथ की कम होती है। इसलिए वैक्सीन बहुत यूजफुल है। वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन के बारे में किसी भ्रम में ना पड़े। और एक बात आपने पूछी कि अगर पहले वैक्सीन के बाद पहली डोज की बीमारी हो जाती है, तो आपकी दूसरी डोज के लिए आपको 12 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा ठीक होने के बाद, तभी लगवाएं दूसरी डोज। ठीक है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर जलील पारकर कि आपने जो बात की थी, जो कि डॉक्टर्स हैं उनके इलाज के ऊपर आप उनको इलाज करने दें और उस पर चर्चा बहुत नहीं हो, और सही आपने कहा, क्योंकि फिर उससे बहुत ज़्यादा भ्रम फैलता है। लेकिन इलाज को लेकर भी क्या कोई एक मत एक राय है? क्योंकि बड़े शहरों में तो डॉक्टरों के पास फिर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। बहुत आपने कहा कि बहुत स्टेरॉइड्स भी दिए गए, छोटे छोटे शहरों में भी, गाँव में भी इस तरह के इलाज हो रहे हैं जो कई बार नुकसान भी पहुंचा सकते हैं लोगों को। तो कोई एक मत, कोई एक प्रोटोकॉल क्या अब भी हो पाया है कि किन दवाओं से या कौन सी दवाएं हैं जिससे ट्रीटमेंट होना चाहिए? देखिए, आप चाहे वो अपना देश हो या दुनिया भर में, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि यही ट्रीटमेंट है और इसी से फायदा होना चाहिए। और ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि कोविड बीमारी जो है अब उसको 1.5 साल हो चुके हैं, नई बीमारी है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि हमने कोई एक ही प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना चाहिए, वो गलत है। क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो इस्तेमाल किए, उससे काफी हानि नुकसान लोगों को भी हुआ है। जो हेल्थ वर्कर्स बीमार हो गए थे, डॉक्टर्स हो गए थे, नर्सेज हो गए थे, उनको भी। लेकिन किसी को आप दोष नहीं दे सकते। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि गलती किसी की नहीं है। अगर एक दवाई हम उस वक्त समझते हैं कि इससे फायदा हो रहा है, उस वक्त हम दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं, जैसे जैसे एविडेंस जमा होते जा रहा है, जैसे जैसे रिसर्चर्स हमको बताते हैं, उस पे बनिस्बत होके हम लोग दवाइयों का जो प्रोटोकॉल है वो बदली करते जा रहे हैं। तो किसी के ऊपर दोष लगाना तो सही बात नहीं है। हाँ, ये है कि हमने स्टेरॉइड्स बहुत इस्तेमाल किया, जिसके वजह से म्यूकोरमाइकोसिस हो गया। हो सकता है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो इस्तेमाल हो गया था, उससे म्यूकोरमाइकोसिस
या फंगल इन्फेक्शंस बहुत बढ़ चुके थे। लेकिन अभी हम नई नई दवाइयां आ रही हैं, वैक्सीनेशन सब में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम वैक्सीनेशन सबको करते हैं, हमने शायद वो ट्रेन जो वैक्सीनेशन की जब शुरू होनी चाहिए थे उसमें दिक्कत आई थी। और एक सवाल इसलिए भी जुड़ता है छोटा सा कि जो वैक्सीन्स अभी हैं वो ये जो वायरस का म्यूटेंट है, जो अब नया वेरिएंट है, क्या उस पे भी कारगर होंगी, उतनी ही बराबर इफेक्टिव रहेंगी? मुझे लगता है जो भी वैक्सीन मिले हम सब ने ले लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से आपकी क्रिटिकलिटी कम हो जाती है और आपको हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस उस पर से हॉस्पिटल पे लोड नहीं आता, लोग घर पर इलाज कर सकते हैं। तो हर एक इंसान ने, हर एक हिंदुस्तानी ने वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एफिकेसी थोड़ी इधर उधर कम होगी, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर लें। अगर आप अपनी जिंदगी चाहते हैं, अपनी हेल्थ चाहते हैं और ये कोविड के ऊपर हावी होना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके सबने वैक्सीनेशन ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जलील पालकर और डॉक्टर अरुण गुप्ता इस बात के लिए। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो अगर अगली लहर आती है, तीसरी लहर, तो फिर भी पहली या दूसरी के मुकाबले में अब क्या है कि ज़्यादा लोगों को फिर भी वैक्सीन मिल चुकी है, तो शायद ये कम फैले। और इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता हैं। इस ब्रेक के बाद जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और अब इस हिस्से में हम लोग के इस हिस्से में हमारी खास पेशकश गूगल के साथ मिलकर टीकाकरण की तमाम जानकारी हम आपको देंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर डीके गुप्ता, जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोविड टीके की जानकारी में एक अहम बात ये इस वक्त डॉक्टर गुप्ता ये है कि जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनमें जो मौजूदा टीके डेवलप किए गए, और लेकिन अब म्यूटेंट वेरिएंट भी हैं और डेल्टा प्लस वेरिएंट भी हैं, उस पर कितने ज्यादा कारगर होंगे ये जो अभी मौजूदा वैक्सीन है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि बहुत सारी वेरिएशंस आ रही हैं, बहुत सारे नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेशंस हो रही हैं, तो हम सबको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है क्या करंट जो टीके अवेलेबल हैं वो इन पे इफेक्टिव हैं या नहीं है। अभी आज ही आपने देखा होगा, कल फेज 3 का ट्रायल कोवैक्सीन ने सबमिट किया है, तो उसकी जो एफिकेसी है 70% से ज्यादा है करंट वेरिएंट पे जो अभी गया था। पर डेल्टा प्लस पे भी अगर हम बात करें तो उसकी एफिकेसी अराउंड 60% है। डेफिनेटली एफिकेसी थोड़ी कम है, बट दे आर स्टिल इफेक्टिव। और एज पर WHO गाइडलाइंस कोई भी वैक्सीन अगर 50 या 60% से ज्यादा इफेक्टिव है तो हम उसको इफेक्टिव मानते हैं। जी, अब वैक्सीन कितनी उपलब्ध है? क्योंकि सरकारी केंद्रों में बहुत सारी जगहों पे केंद्र हमने देखा कि बंद पड़े हैं, वहां पे लोग पहुंच रहे हैं लेकिन टीके मौजूद नहीं हैं, इसलिए लोगों को लौटना पड़ रहा है, लंबी कतारें लग रही हैं। तो ऐसे में जो महाअभियान है उसको एक झटका भी लगता है। पर जैसे प्राइवेट अस्पताल हैं, यहाँ पर अब वैक्सीन की उपलब्धि में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, वॉक इन लोग कर सकते हैं। आप इसके बारे में जानकारी देंगे? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन अभी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हम लोग फेलिक्स हॉस्पिटल में 24 घंटे वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे यहाँ दोनों वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोवैक्सीन भी, कोविशील्ड भी। लेकिन जो डाटा चाहिए हमें, अगर थर्ड वेव से बचना है तो हमें लगभग 60% पॉपुलेशन को दिसंबर से पहले इनॉकुलेट करना पड़ेगा। एनडीटीवी ने 2 दिन पहले ही बोला है। और साथ में अगर हमें 60% लोगों को वैक्सीनेट करना है तो हमें डेली लगभग 70 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। आज का डाटा की बात करूं तो आज हमने 62 लाख वैक्सीन लगाए हैं, बट पिछले हफ्ते में ये डाटा अच्छा नहीं है। एवरेज जो हमारा इनॉकुलेशन रेट आ रहा है वो लगभग 50 लाख पर डे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वैक्सीन की शॉर्टेज थोड़ी है, उसको हमें रैंप अप करना पड़ेगा, सप्लाई को इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी हम थर्ड वेव से बच सकते हैं और तभी हम वैक्सीन को अच्छे से लोगों को इनॉकुलेट कर सकते हैं। जी, अब नई वैक्सीन भी आ गई हैं, लेकिन अभी प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही है। अभी जो रशियन वैक्सीन है इनको ये अभी उपलब्ध नहीं है। एक तो ये, और दूसरी की जब
लोग वैक्सीन लेते हैं, कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद भी वो कोविड पॉजिटिव हुए हफ्ते 10 दिन के बाद, तो उनके केस में क्या वो दूसरी वैक्सीन के लिए लें, कितने दिनों के बाद लें, क्योंकि उनमें नेचुरल एंटीबॉडी भी होती होगी, ये भी लोगों के जहन में अक्सर सवाल रहता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो एक अच्छी खबर है कि जायडस कैडिला ने अपना डाटा सबमिट कर दिया फेज 3 ट्रायल्स, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिनों में दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि इसकी एफिकेसी अच्छी है, और मोस्ट प्रोबेबली ये टीनेजर ग्रुप्स को भी हम लोग अलाउ करेंगे, मतलब 12 से 18 साल के लिए भी वैक्सीन अलाउ हो जाएगी, तो हमारे टीनेजर्स भी कवर हो जाएंगे। रही बात वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, इवन सिंगल डोज भी काफी इफेक्टिव है। अभी एक स्टडी आई है PGIMR चंडीगढ़ की बात करें, उसमें पुलिस वालों पे लगभग 50,000 पुलिस वालों पे अध्ययन किया गया। उसमें देखा गया कि अगर हम सिंगल डोज भी लगाते हैं तो लगभग ये वैक्सीन 92% आपको मृत्यु से बचाती है। मैं मृत्यु की बात कर रहा हूँ, डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ। डिजीज में लगभग 70% इफेक्टिव वैक्सीन है हमारी, बट अगर मृत्यु से बचाने में 92% इफेक्टिव है। अगर आपने 2 डोज ले लिए तो लगभग 98% आप प्रिवेंट हो जाते हैं डिजीज, मौत से, डेथ से। तो इनका डेथ रेट कंट्रोल बहुत अच्छा है दोनों वैक्सीन का। 92% डबल सिंगल डोज से है और 98% 2 डोज लगाने से है। अगर आपको सिंगल डोज लगाने के बाद आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आपको जो करंट एंटीबॉडीज बनी है वो आपको लगभग 3 महीने का प्रोटेक्शन देती हैं। तो 3 महीने बाद आप तुरंत दूसरी वैक्सीन की डोज लगवा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो हम टाइम कब से काउंट आउट करते हैं, जब RT-PCR नेगेटिव हो गया हो या आप एसिम्प्टोमेटिक हो गए हो। मतलब अगर आप जब एसिम्प्टोमेटिक हो चुके हैं उसके 3 महीने बाद अपनी सेकेंड डोज कहीं भी नियरेस्ट ले सकते हैं। जी, और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तीसरी लहर का जो खतरा बना हुआ है, तो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन, आप कहेंगे कि इस समय क्योंकि उपचार पे बहुत ज्यादा अभी भी कुछ रिसर्च नहीं है, हर जगह अलग अलग उपचार हैं, सबसे जो इफेक्टिव अगर कोई वेपन है तो वो वैक्सीन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 हमारे पास इफेक्टिव वेपन है, एक वैक्सीन, दूसरा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जब तक हम 70% अपनी पॉपुलेशन को इनॉकुलेट नहीं कर देते हैं तब तक हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना पड़ेगा। अगर वैक्सीन लगाते हैं, लगाने के बावजूद भी हमें मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम थर्ड वेव से बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो इस वक्त हम लोग में इतना ही। नमस्कार।